हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 23 अगस्त रविवार की शाम और एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने। हालाँकि ये टॉपिक बिल्कुल नई नहीं है, हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं बट जो कि टॉपिक है लॉन्जेविटी एंड फास्टिंग कि क्या हम उपवास करके, फास्टिंग करके अपनी जीवन को, अपनी हेल्थ स्पैन को, अपनी लाइफ स्पैन को क्या हम बढ़ा सकते हैं क्या? तो आई गॉट सम न्यू डेटा सो हमने सोचा क्यों नहीं हम आपसे एक बार फिर इस टॉपिक पे बात करते हैं इन नई डेटा के साथ एंड दैट इज़ व्हाई आई एम हियर। तो लेट्स स्टार्ट द डीप डाइव। अ, आचार्य चरक ने हज़ारों साल पहले अ, उन्होंने बोला था कि एक इंसान जो है, जो मनुष्य है, जो नॉर्मल मनुष्य है, उसके जीवन में 36,000 रातें भगवान देता है। 36,000 नाइट्स इज़ ग्रांटेड टू अ ह्यूमन बीइंग बाय गॉड। अब 36,000 रातों को अगर आप 365 से डिवाइड करें, तो आपको पता चलता है कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू 98.6 इयर्स। मतलब 98 साल, 100 साल जो है ये एवरेज अगर इंसान ठीक-ठाक से रहे तो 100 साल जीना कुछ बड़ी बात नहीं है। ये आचार्य चरक जी का बोलना है, चैप्टर 27 चरक संहिता में लिखा हुआ है। जीवेम शरदः शतम् कि इंसान 100 साल जी सकता है। ये हमारी वैदिक विज़डम है। हाय विकी, स्वागत है आपका। अभी इन्हीं चीज़ों की रिसर्च करते-करते आप सब में से कुछ लोगों ने शांति कुंज हरिद्वार का नाम सुना होगा। तो शांति कुंज हरिद्वार से बचपन में एक किताब आती थी, अभी भी आती है, ऑनलाइन एडिशन इज़ अवेलेबल और जो पुरानी किताबें हैं, उसका भी डिजिटल कॉपी आपको मिल जाएगी। मैं लिंक शेयर कर दूँगा। तो उसमें एक किताब है, दीर्घ जीवन के रहस्य। सो लाइक 60 ईयर ओल्ड बुक इन व्हिच टिप्स आर गिवन फॉर लॉन्गर लाइफ। तो मैंने उसको एक सरसरी निगाह से देखा, उसमें से कुछ चीज़ें निकल के आई। तो सबसे नंबर 1 गोल्डन रूल अकॉर्डिंग टू पंडित राम शर्मा आचार्य वाज़ कि हैव अ डीप रूटेड बिलीफ दैट यू विल लिव लॉन्गर दैन 100 इयर्स। तो आपके सबसे पहले मन में पूरा विश्वास होना चाहिए। यू शुड हैव द फेथ कि आप 100 साल जीने वाले हैं, नंबर 1 अगर आपको लॉन्ग टर्म खेलना है तो। कभी डाउट नहीं होना चाहिए इसके ऊपर कि मैं 100 से कम जीऊँगा। दूसरी चीज़ जो उस आर्टिकल में लिखी है कि आप हमेशा ये मानकर चलिए कि आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर हो गई है तो भी, व्हाई? बिकॉज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट टू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक क्योंकि अ, बीमारी की जो जड़ें हैं ना, वो हमारे दिमाग में रूट बनाती हैं और वो बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। तीसरी, गेट रिड ऑफ वरी। चिंताएँ जो हैं, चिंता को घुन बोला गया है। घुन आपको कैसे समझाऊँ? अनाज में लगने वाला जो वर्म होता है ना या फिर लकड़ियों में जो लग जाता है और धीरे-धीरे उसको खाता रहता है। तो चिंताएँ उसी तरह से है, फ़ायदा कम नुकसान नुकसान ही हमारा ज़्यादा कर जाती है। चौथी चीज़ उन्होंने बोली रूल ऑफ मॉडरेशन कि जीवन में जो भी करें एक सम रख कर करना है, बहुत अति नहीं करनी है किसी चीज़ की। एक्सरसाइज़ करने की सलाह है और हाइड्रेशन की सलाह है। हाइड्रेशन पानी पीना और अंत में वो भी एक बात पे आते हैं कि you should be uh, having some sort of regular fasting regimen। तो अब देखिए कैसे संयोग निकल के आया कि उस आर्टिकल में भी फास्टिंग के ऊपर में बात है, तो हमने बोला चलिए आपसे पहले हम फास्टिंग की बात कर चुके हैं, आज थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देव मिश्रा जी लिख रहे हैं, आई डोंट वांट लॉन्गर लाइफ बट आई वांट अ हेल्थियर लाइफ। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। तो मिश्रा जी अभी जो नई कॉन्सेप्ट चल रही है, पहले हम बोलते थे लाइफ स्पैन कि आदमी का जीवन जन्म से लेकर मरण तक का वो लाइफ स्पैन बोलते थे। अभी एक नई कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हेल्थ स्पैन कि आप अपने जीवन में कितने दिन तक हेल्दी रहे हैं, उसको हेल्थ स्पैन बोलते हैं। तो फास्टिंग ना केवल आपकी लाइफ स्पैन को बढ़ाएगी, फास्टिंग आपके हेल्थ स्पैन को भी बढ़ाती है। आप ज़्यादा दिन तक हेल्दी रह पाएँगे। तो उम्मीद है आज की अ, इस छोटी-सी कोशिश में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स और आइडियाज़ मिले जो कि आपको प्रॉम्प्ट कर पाएँ इस रास्ते पे बढ़ने के लिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है हमारे इंडियन कल्चर में जिसका नाम है महाभारत। अनुशासन पर्व बुक 13 में युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म से और भीष्म पितामह तभी बाण की सैया पर सो रहे हैं। राजीव जी स्वागत है आपका। भीष्म पितामह जी बाण की सैया पे सो रहे हैं और युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा तप या सबसे बड़ी जो इंसान कुछ कर सकता है, अच्छा कर सकता है अपने को कंट्रोल करने के लिए, पेनैंस के लिए, वो क्या कर सकता है?
तो भीष्म ने बोला, देयर इज नो पेनांस दैट इज सुपीरियर टू एब्सटेंशन फ्रॉम फूड। खाने का त्याग करने से बड़ा त्याग, खाने का त्याग करने से बड़ा व्रत और कुछ भी नहीं है, यह भीष्म पितामह ने कहा। भागीरथ का नाम सुना होगा आपने। भागीरथ जी ने गंगा जमीन पर उतारी थी उनके प्रयासों से, और उनके बारे में कहा गया कि वो फास्टिंग करते करते वो ब्रह्म को प्राप्त हुए। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट वाज हिज नेचुरल बीइंग। हमारे कल्चर में हमारी माता जी करती हैं, आपकी माता जी करती होंगी, एकादशी है, प्रदोष है, पूर्णिमा की बात है। एक और चीज, चाहे आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि क्रिश्चियन हैं कि जैन हैं कि बौद्ध हैं, हर धर्म में फास्टिंग की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। अब जो मेरे मुसलमान भाई हैं वो रमजान करते हैं, जैन में तो बहुत ज्यादा फास्टिंग होती है, प्रयुषण 10 दिन का होता है। हमारे हिंदू धर्म में भी अलग अलग तरह के फास्ट होते रहते हैं। खाली एक ही धर्म है जिसमें फास्टिंग के ऊपर में जोर नहीं दी गई है, वो है सिखिज्म। तो उसमें गुरु नानक के हिसाब से फास्टिंग खाली मेडिकल कंडीशंस में करनी है, बट वो काफ़ी नई भी रिलीजन है, तो मैं उस पे कुछ कमेंट नहीं करूँगा। बाकी आप ओवरऑल देखने जाएँ, क्रिश्चियनिटी में फास्टिंग का बहुत-बहुत इम्पोर्टेंस है, और वापस रिपीट करूँगा, जैन धर्म में भी काफ़ी फास्टिंग होती है, बौद्ध धर्म में काफ़ी फास्टिंग है, तो हर रिलीजन फास्टिंग को प्रमोट करती है। अब उसके पीछे क्या-क्या और साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं, वो भी हम देखते हैं। तो अभी देखिए, आप में से कई लोग बोलेंगे कि पहले का समय जो था, पहले की दुनिया थी वो तो चेंज हो गई, और हज़ारों साल पहले वाली दुनिया, अभी हमारी लाइफ फास्ट हो गई है, तो हम अभी के समय में कैसे फास्टिंग कर सकते हैं? हाय रिजवान एंड हर्षल, कैसे हैं आप? तो अभी 4-5 तरीके की फास्टिंग चलती है दोस्तों। सबसे पहली है कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन, कि आप जो भी खा रहे हैं उसको कम मात्रा में खाएँ, मिताहार। जो हमने पहले भी एक एपिसोड किया था कि आप खाने की जो मात्रा है उसको कम करें, तो आप ऑटोमैटिकली जो फास्टिंग के बेनिफिट्स हैं उसको पा पाएँगे। तो ये एक तरह की फास्टिंग हुई। दूसरी बोलते हैं टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग, TRF, कि आपने अपने खाने का जो विंडो है उसको कम किया। जैसे 2-4 एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। ये खाने का विंडो कम करना आप 4 घंटे से लेके 12 घंटे तक का भी कर सकते हैं। बट जो सबसे पॉपुलर है और जो मैं खुद भी पर्सनली कर रहा हूँ, और आप सबसे बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी कोशिश करके देखिए, वो है 12 से 16 घंटे वाली फास्टिंग। नमस्कार भाई, पुष्कर जी, स्वागत है आपका। तो 12 से 16 घंटे वाली फास्टिंग आप बोलेंगे ये कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। रात को जो आपने डिनर की है, 8, 9, 10 बजे जो खाया आपने, अगले दिन आप ब्रेकफ़ास्ट ना लें। सुबह में जो चाय है, जिसमें आप नॉर्मली दूध और शक्कर डालकर पीते हैं, उसको अवॉइड करें। ग्रीन टी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, पानी जितना चाहे पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, शक्कर नहीं डालनी है, और उसको चलने दें। आप 10 बजे तक रुक सकते हैं, तो 10 से 10 12 घंटे हो गए। आप 12 तक रुक गए तो आपका 14 घंटे की फास्टिंग हो गई। अगर आपने थोड़ा और एक्सटेंड कर लिया, तो आप एक धीरे-धीरे आप मेरे हिसाब से तो मैंने एक झटके से शुरुआत कर दी थी, बट आप चाहें तो वो 12-14 घंटे, 16 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं, जिसको आप आज इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से सुनते हैं। राजीव जी बोले, सिखिज़्म इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम सनातन परंपरा, इट्स पार्ट ऑफ सनातन। देखिए, अब उसमें नहीं जाएँगे। अ, नानक साहब बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे फास्टिंग, क्योंकि जीवात्मा है उसको तकलीफ नहीं देनी है। तो अलग-अलग सोच है लोगों की। और आगे बढ़ते हैं। तो एक और दूसरी फास्टिंग है अल्टरनेट डे फास्टिंग। तो ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं कि एक दिन पूरा खाना खाया, जो खाने का बना, अगले दिन कुछ नहीं खाया। तो दिस इज़ 1:1 फास्टिंग बोलते हैं। देन देयर इज़ 5:2, कि आप सप्ताह के 5 दिन तक आपको जो खाना है आपने खाया, और बाकी 2 दिन कुछ नहीं खाएँगे आप। तो ये एक तरह की 2 दिन की फुल फास्ट हो गई, जिसमें पानी पीते हैं लोग और बाकी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। फिर एक होती है पीरियोडिक फास्टिंग, जिसमें कि आप 48 घंटे का पीरियड एक फास्टिंग का रखते हैं। तो 48 आवर्स तक फास्टिंग पानी पीकर रहना, और ये करते हैं लोग 4 महीने में, 3 महीने में 1 बार करते हैं। और फिर बाद में एक है फास्टिंग मिमिकिंग डाइट, जिसमें कि आप साल में 3 से 5 दिन तक 50% कैलोरी कट करते हैं। मतलब समझिए कि अगर आप 2 बार खाना खाते हैं, तो उसको दिन में 1 खाना ही, 1 मील खा के। अभी ट्विटर के जो सीईओ हैं जैक, वो रोज़ OMAD पे हैं, वो दिन में 1 बार ही खाते हैं और 1 ही मील खाते हैं। और ये भी कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करने की बात है। एक और चीज़ आप सबको बताना चाहूँगा कि 3 टाइम खाना, ये हमारे पिछले कुछ 100 सालों के चक्कर में आया है। 100-200 साल, जब भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, सबको खाना मिलने लगा है। अदरवाइज़ हम इंसान जो हैं, हम तो फास्टिंग हज़ारों लाखों साल से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, कि आप
शिकार करेंगे तो खाएंगे, हमेशा तो घर में खाना होता नहीं था। तो ये जो प्रॉस्पेरिटी है, खाने का अबंडेंस है, ये पिछले 101 साल की देन है। आप पूछेंगे फास्टिंग करनी क्यों है, इस गरीब शरीर को इतना तकलीफ क्यों देना है, सब ठीक ही है। तो बेनिफिट सुनिए। एक तो आपकी जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, आपका जो शुगर लेवल कंट्रोल होता है बॉडी का, वो इंप्रूव हो जाएगी। आपकी बॉडी में इंसुलिन की लेवल कम हो जाएगी अगर आप इंटरमीडिएंट फास्टिंग रखेंगे तो। बेनिफिट नंबर 2। बेनिफिट नंबर 3, जिनको वेट इश्यूज हैं, जिनको वजन कम करने की लालसा है, वो अपना वजन भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव होगी। दिल को तसल्ली और आराम मिलता है जब भी आप बहुत ज्यादा ना खा रहे हो तो। और ब्रेन पे इसके काफी इंटरेस्टिंग इफेक्ट देखे गए हैं। मैंने BDNF सिग्नलिंग की बात की थी आपसे, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। तो जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं, कम खा रहे होते हैं, तो आपका ब्रेन ज्यादा अच्छा काम करता है। क्यों? कीटोसिस के ऊपर जाएंगे, कीटोन बॉडीज में ब्रेन कैसे ज्यादा अच्छे से काम करता है। एक और जो अनलाइकली बेनिफिट है, जिसके बारे में बहुत कम बातचीत होती है, खाली 13 घंटे की फास्टिंग आप रात भर मेंटेन करते हैं तो कैंसर की रिकरेंस कम हो जाती है। और और ध्यान से सुनिएगा, प्रोलॉन्ग फास्टिंग, अगर आप 24 घंटे, हालांकि प्रोलॉन्ग फास्टिंग की जो डेफिनेशन है वो 48 आवर्स होती है, अगर आप 48 घंटे की फास्टिंग कर पाए तो आपको क्लियरली जो बेनिफिट साइंटिफिकली देखने मिलती है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन होती है। आपकी जो इम्यूनिटी है वो मजबूत होगी, आपकी आयु बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और आप बड़े हेल्दीली एज होंगे, आपकी जो एजिंग प्रोसेस है वो कम हो जाएगी। अब आप पूछेंगे कैसे संभव कैसे है? तो देखिए, प्रोलॉन्ग फास्टिंग जो 48 आवर्स की फास्टिंग आप करते हैं, तो आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं। रिसोर्सेज क्या है, मैं बिल्कुल डाल दूंगा कमेंट्स में, जो आप खुद से पढ़ पाए और देख पाए कि कैसे व्हाइट ब्लड सेल्स के संख्या बढ़ जाएगी। विच काइंड ऑफ फास्टिंग इज बेटर, देव मिश्रा जी पूछ रहे हैं। मैं जो खुद कर रहा हूं उसकी आपको रिकमेंडेशन दे सकता हूं कि एक आप ब्रेकफास्ट अवॉइड करने की देखें, और एक हम इस प्रोग्राम के अंत में एक फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो है, जो लोग अक्सर पूछते रहते हैं, उसके ऊपर भी आएंगे। बट मैं जो कर रहा हूं, वी जस्ट सिंपली अवॉइड द ब्रेकफास्ट और हम सीधे लंच करते हैं। तो रात का डिनर किया, उसके बाद सीधे लंच होती है 1-2 के बीच में। तो एक 14-15-16 घंटे का एक वाक्य निकल जाता है। स्वागत है पापा। Dhruva Jyoti is writing, I'm doing intermittent fasting, find very helpful in reducing weight. Thank you so much for that, Dhruva Jyoti. Tell me, how long have you been doing this, and so that others also get cues from it. Rakesh Sharma ji is saying, great, me too. Shaded 15 kg. Fantastic. इसके लिए तो तालियां बजनी चाहिए। राकेश शर्मा जी ने 15 किलो वजन कम किया इंटरमीडिएंट फास्टिंग से, और इसकी बेनिफिट आपको दोस्त आपके हेल्थ पे, आपकी मेंटल एबिलिटी पे बहुत बहुत दिखाई देगी। पर्सनालिटी पे तो दिखाई देगी ही बिल्कुल। हर्षल जी बोले इंटरमीडिएंट फास्टिंग को जैनिज्म में नाइट नहित ज्यादा कर्मों को कहा है। ओके, और बताइएगा। हालांकि जैन धर्म में तो बहुत बहुत नियंत्रण है खुद के ऊपर में। एक हर्षल जी बताएंगे आप, एक तो मैंने सुनी थी संथारा नाम की जो प्रथा है, जिसमें जैन ऋषि मुनि जो हैं वो एक खुद से तपस्या करते हैं और अपने शरीर का त्याग करते हैं, वो खाना पीना छोड़ करके कंटिन्यूअसली। तो बहुत बड़ी बात है वो। तो हम बात कर रहे थे कि आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग अगर कर पाए, अगर 48 आवर्स की फास्टिंग विंडो का आपकी होती है, तो आपके कैंसर के जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। क्यों? कैंसर सेल्स बड़े लालची होते हैं, उनको बहुत सारा ग्लूकोज चाहिए और उनको बहुत सारा खून की सप्लाई चाहिए। तो जैसे ही खून आपकी बॉडी में आप ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, तो वो ग्लूकोज की कमी की वजह से मर जाते हैं। तो अगर जो 48 घंटे की प्रोलॉन्ग फास्टिंग कर पाते हैं, इंटरमीडिएंट फास्टिंग से भी आपको ये हल्की बेनिफिट मिलती है, आप अपने बॉडी में पैदा होने वाले कैंसरस सेल को स्टार्व कर देंगे। तो उसको खाना नहीं मिलेगा, वो धीरे धीरे मर जाएगा, और फिर बॉडी की इम्यूनिटी किक इन करेगी और उसको बाहर निकाल देगी। हर्षल जी लिख रहे हैं, कबीरा काया कुत्री करे भजन तो भंग, थोड़ा टुकड़ा डाल के चलो प्रभु के संग। अरे वाह! और ये संथारा की प्रथा मैंने भी सुनी है। तो अभी देखिए, ये एक बार प्रोलॉन्ग फास्टिंग बहुत बड़ी चीज हो गई। अब सब लोग 48 घंटे की फास्टिंग कर नहीं सकते, बट हम क्या कर सकते हैं? हम इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन और इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं, और आपसे खासकर ये बात करना चाहूंगा कि ये फास्टिंग कैसे इंप्रूव करती है हमारी लॉन्जेविटी को, हमारी आयु को कैसे बढ़ाती है। तो कुछ चीजें हैं, जैसे साइंटिफिक चीजें हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर में।
मैं हालांकि वो लिंक्स भी शेयर करूंगा। पहली चीज है सेल प्रोलिफरेशन। जो हमारे शरीर में कोशिकाएं बनती हैं, उसमें दो चीजों की खासकर बात की गई है। वो है IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, और दूसरा है टॉर, जिसमें खासकर एमटॉर की बात होती है। एमटॉर क्या है? मेमेलियन टारगेट ऑफ रापामाइसिन, एक जीन है। तो हम वापिस सेल प्रोलिफरेशन में सेल कैसे बढ़ती है हमारे शरीर में उसकी बात करेंगे। दूसरी है इन्फ्लेमेशन, शरीर में जो सूजन होती है इंटरनली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। इसमें NF-kB, मैं आगे चर्चा करूंगा उसकी। इसको न्यूक्लियर फैक्टर काप्पा बोलते हैं। फिर एक तीसरी चीज है माइटोकॉन्ड्रियल फिजियोलॉजी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की हमने बहुत पहले भी बात की है कि आप एक अच्छी मशीन है, आपका शरीर अच्छे से चल रहा है, मतलब आपके शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे होंगे, और आपके शरीर की माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, उनकी जो फिजियोलॉजी है वो अच्छी होनी चाहिए। उस पे फास्टिंग क्या असर करती है ये भी देखेंगे। और हम देखेंगे ऑटोफेजी। ऑटोफेजी की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जब भी आप बहुत ज्यादा न खाएं और एक 15-16 घंटे का विंडो देते हैं अपनी बॉडी को, तो हमारी बॉडी कचरे की सफाई में लग जाती है। तो कचरे की सफाई शरीर के अंदर जो होती है उसको बोलते हैं ऑटोफेजी, जिसके बाद आगे और हम बात करेंगे। और फास्टिंग की बेनिफिट बॉडी में एज एन एंटीऑक्सीडेंट भी देखी गई है। कैसे? आपसे उसको भी शेयर करेंगे। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ी साइंटिफिक है, बट मेरे साथ रहिएगा। तो देखिए, जैसे आप कैलोरिक डिस्ट्रिक्शन करते हैं, आप खाना कम करते हैं, चाहे खाने की मात्रा कम करके या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग करके, तो आपके शरीर में IGF-1 और mTOR के लेवल कम होते हैं। इनका कम होने से क्या होता है? आपकी जो सेल ग्रोथ है वो बैलेंस्ड होती है। आपकी शरीर में फास्टिंग की वजह से न्यूक्लियर फैक्टर काप्पा की संख्या जो है वो कम होती है, और इसको न्यूक्लियर फैक्टर काप्पा को इन्फ्लेमेशन के लिए, सूजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। हमारे शरीर में AMPK और SIRT जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या बढ़ती है, जो इंप्रूव करती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की परफॉर्मेंस को। तो आपकी शरीर जो भी एनर्जी है उसको और अच्छी तरह से पैदा कर पाएगी। तो अक्सर आप देखते होंगे ना, जवान भी हैं लेकिन थके-थके रह रहे हैं। क्या है? उनकी माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी कम हो गई। उनके शरीर की जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, इसलिए उनको थकान की महसूस होगी। और उसी जगह आप देखिए, कोई 70 साल के, 80 साल के हैं और उनमें एनर्जी रहती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। तो विल कम ऑन दैट। और फास्टिंग कैसे उसको इंपैक्ट करती है। ऑटोफेजी में फॉक्सओ नाम की एक जो केमिकल है, उसका लेवल बढ़ जाता है फास्टिंग करने से, जिससे कि ऑटोफेजी अंदर में जो कचरा सफाई है वो ज्यादा अच्छी तरह हो पाती है। और NRF2 की भी मात्रा बढ़ती है, जो कि हमारी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनकी इफेक्ट को बढ़ाता है। और ये सब मिलजुल के क्या करते हैं? आपकी हेल्थ स्पैन, आपकी जो लाइफ स्पैन, उसको इंप्रूव करते हैं। ये जो मैं फोटोग्राफ दिखा रहा हूं आपको, आई वुड बी शेयरिंग दैट। मैं इसको डाल दूंगा कमेंट में, जिसको आप देख पाए और खुद भी और ज्यादा रिसर्च कर पाए। तो अभी ये जो बेनिफिट्स हैं हेल्थ स्पैन और लॉन्जेविटी के लिए, इसमें अब एक एक करके हम देखना चाहेंगे कि सेल प्रोलिफरेशन, कि हमारे शरीर में जो सेल, अब देखिए, हम और आप, हम जो प्राणी हैं, हमारे बॉडी में दो एक्टिविटीज होती रहती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब नई कोशिकाओं का बनना, कैटाबॉलिज्म मतलब जो पुरानी हो गई उनका टूटना और सफाई होना। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप कब तक बड़े होते हैं? एक 18 से 22 साल तक आप बड़े हो जाते हैं। 22 साल के बाद आप बूढ़े होना चालू हो जाते हैं। सॉरी फॉर ब्रेकिंग दिस न्यूज। 22 साल के बाद आपकी उम्र कम होने लगती है। तो अगर आप 22 साल के नीचे हैं, फास्टिंग मत करिए, क्योंकि आपका शरीर अभी ग्रो कर रहा है। थैंक यू चंचल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन अगर आप 22 के ऊपर हो गए हैं, फिर आपको आपकी जो एजिंग प्रोसेस उसको स्लो करने के लिए फास्टिंग करनी चाहिए। अभी सेल की प्रोलिफरेशन या ग्रोथ बैलेंस वो कैसे काम करता है? तो हमारे शरीर में जैसे ही हम खाना खाएंगे, बहुत ज्यादा खाना या फिर जैसे कैलोरी हमने ली, तो शरीर के अंदर में एनाबॉलिज्म क्या होता है? नई नई कोशिकाओं को बनाना चालू कर दिया। जैसे आप कैलोरी कम करेंगे तो सिग्नल जाएगा कि अरे अभी रुक जाओ, नई कोशिकाओं को मत बनाओ, अभी जो पुरानी है उनको साफ सफाई करो, तोड़ दो। तो IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, और mTOR, इन दोनों ये न्यूट्रिएंट सेंसर्स हैं हमारी बॉडी में। जैसे उनको पता चलता है, अरे चलो खाना आ गया, खाना आ गया, तो मतलब नए नए कोशिकाओं को बनाना चालू करो। खाना नहीं आया तो बोलते हैं रुक जाओ, नई कोशिकाएं मत बनाओ। तो जब भी ज्यादा कैलोरी होगी तो एनाबॉलिज्म होगी, जब भी कैलोरी कम हो जाएगी तो कैटाबॉलिज्म होगी। तो ये हो गया आपके सेल ग्रोथ के ऊपर में असर। और याद कीजिएगा, सबसे ज्यादा ग्रो कौन से सेल करते हैं? कैंसर के। तो अगर आप फास्टिंग कर पा रहे हैं, मतलब सीधे सीधे हिट करते हैं कैंसरस सेल ग्रोथ को।
अभी आपके शरीर में जो सूजन होती है, उस पे फास्टिंग क्या असर करता है? तो जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में डैमेज एक्यूमुलेट होना चालू होते हैं। आपको दिखेगा नहीं, बट अंदर में डैमेज चालू रहती है। और ये डैमेज कैसे पता चलती है? आपको अलग-अलग तरह की केमिकल की अटैक हुई है, अलग-अलग तरह के मैकेनिकल अटैक हुए हैं और आपकी बॉडी ने उसके लिए इम्यून रिसेप्टर्स बना के रखे हैं, बहुत ज़्यादा बनते गए। जितनी बार इन्फेक्शन हुई, उतनी इम्यूनिटी। तो अभी जैसे सेरो पॉजिटिव टेस्ट होते हैं ना, सेरो टेस्ट होते हैं। तो अब टेस्ट कराने जाएँगे तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ पहले हुई थी, जो आपको पता नहीं चली या चली भी, बट उसके लिए जो एंटीबॉडीज़ हैं, वो आपकी बॉडी में पाए जाएँगे। ये और होते-होते जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, हमारी शरीर एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की स्टेट में आती है। अब मैं आपको कैसे बताऊँ इसको? जैसे आपने योद्धाओं को देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करते थे, तो कभी इधर कटा है, कभी इधर कटा है और जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी, वो काफ़ी क्रिपल होते हैं क्योंकि कहीं कभी सर में चोट लगी थी, कभी पैर में चोट लगी थी, कहाँ जवानी में नहीं पता चला, जब जैसे बूढ़े होने लगते, सब दिखाई देने लगता है। ये इस उसी तरह शरीर के अंदर भी बहुत सारा सूजन हम लेकर चलते हैं। हालाँकि इन्फ्लेमेशन अच्छी बात है। शरीर में सूजन होना, अगर आपको अटैक हुई, चोट लगी तो वहाँ पे सूजन होती है, वहाँ पे इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की मैकेनिज़्म शुरू होती है। लेकिन ऐज के साथ जो बढ़ने वाली सूजन है इंटरनली, जो हमें दिखाई नहीं देती, वो अच्छी नहीं है। वहाँ पे काम करती है न्यूक्लियर फैक्टर कापा, इसको बोलते हैं मास्टर रेगुलेटर ऑफ इम्यून इन्फ्लेमेशन। तो जैसे ही आप फास्टिंग की अ, किक ऑफ करेंगे 14 घंटे, 12 घंटे, तो आपके शरीर में न्यूक्लियर फैक्टर कापा की मात्रा कम होती है और इससे न केवल आपकी शरीर की कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ती है, ब्रेन की फंक्शन बढ़ती है, ये आपके शरीर को बाकी बीमारियों से भी बचाता है क्योंकि आप इन्फ्लेमेशन को कम कर पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपको न केवल आपके शरीर पे फिजियोलॉजिकली देखने में अच्छा लगेगा कि मेरी ताकत बढ़ गई, मुझे अच्छा क्लैरिटी से सोचने को मिल रहा है, बल्कि आप साइकोलॉजिकली भी खुद को मजबूत पाएँगे। क्यों? आपको पता लगेगा कि देखो मैं गुलाम नहीं हूँ खाने का। वो भी इंसान जो सुबह 6 बजे उठ करके 4 अंडे, 4 ब्रेड और वो दूध-वूध पी करके ऑफ़िस जाता था, अभी वो इंसान 1 बजे तक बिना कुछ खाए रह सकता है, तो एक पहली मेंटल विन है मेरे लिए। और खाना जब भी आप खाते हैं, तो उसको पचाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और आपके ब्लड फ्लो जो है, वो सर से घट के ज़्यादा पेट में जाता है। तो सुबह-सुबह आपकी मेंटल क्लैरिटी कम हो जाती है, जब भी आप ज़्यादा ब्रेकफ़ास्ट हेवी कर लेते हैं तो। आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है, आपकी ग्रिट बढ़ती है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ ये। ये एक तरह से हस्की कंट्रोल करने वाली बात है कि अपने दिमाग आपको क्या बोलेगा, हस्की क्या बोलेगा? खाना खाओ, मर जाओगे। ज़रूरी नहीं। हमारे हर इंसान के शरीर पे हम तो हज़ारों लाखों कैलोरी लेके चल रहे होते हैं और उसको कभी जलने का मौका ही नहीं देते। क्योंकि वो जलेगा तभी जब भी हम खाना रोकेंगे और शरीर को ग्लूकोज से कीटोन पे आने का मौका देंगे, जहाँ पे कीटोसिस की शुरुआत होगी। तो उसको कीटोसिस को किक ऑफ होने के लिए कम से कम 16 घंटे की तो फास्टिंग चाहिए कि आपके शरीर के जो ग्लूकोज के लेवल हैं वो धीरे-धीरे कम हो, तब जाके फैट के सेल टूटना चालू हो। वो स्थिति आ ही नहीं पाती। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है माइटोकॉन्ड्रियल फिजियोलॉजी को कैसे ये इंप्रूव करती है फास्टिंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने पहले आपको बताया पावर हाउस ऑफ द सेल, कि शरीर में जितनी भी एनर्जी होती है, एटीपी जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से बनती है। ये बैक्टीरियल ओरिजिन के हैं, हमारे शरीर में आके रहने वाले बैक्टीरिया बहुत पहले आ गए थे। तो जैसे जैसे एजिंग होती है, माइटोकॉन्ड्रियल नेटवर्क की क्वालिटी खराब होने लगती है और मिटोफेजी कम हो जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कम काम करने वाले हैं, वो भी चल रहे हैं और उनकी जो सफाई है वो कम हो जाती है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए शरीर में कि जो माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से काम नहीं कर रही है, उसको शरीर को खत्म करके हटाना चाहिए और नए बनाना चाहिए। तो इसको बोलते हैं बायोजेनेसिस। वो भी कम हो जाती है जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी। तो आप जवानी में आप कितना दौड़ जाएँ, आप तुरंत एनर्जी ला पाते हैं। जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, तो आपके अंदर में माइटोजेनेसिस भी कम होती है। 2 चीजें हैं, एएमपीके और एसआईआरटी। इंटरमिटेंट फास्टिंग के समय इन दोनों की लेवल बढ़ जाती है और नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है। एक और चीज याद कीजिएगा, मैंने आपको कोल्ड शावर के बारे में बताया था कि आप ठंडे पानी से जब भी नहाएंगे, शरीर को एक शॉक लगेगी तो लगता है कि अरे खतरा है, तो फिर नए माइटोकॉन्ड्रिया का जनरेशन भी होता है। तो जो लोग बहुत गर्म पानी से नहाने के आदी हो गए हैं, इंटरमिटेंट कीजिए, कभी कभी ठंडे पानी से भी नहा के देखिए और आपकी बॉडी को एक शॉक की स्थिति में वो लेके जाता है, जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया किक होती है। ऑटोफेजी पे क्या बेनिफिट है इंटरमिटेंट फास्टिंग के? तो ऑटोफेजी मेरा काफ़ी आई वुड से दिल के करीब वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि 2016 में जापानीज़ साइंटिस्ट योशिमोरी ओशुमी, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन का ऑटोफेजी के ऊपर में। कॉन्सेप्ट क्या है? ऑटो मतलब खुद को, फेजी मतलब खाना।
जब भी आप शरीर को फास्टिंग की हालत में लेके जाते हैं तो शरीर सफाई चालू करता है। क्या करता है कि अच्छा अभी बाहर से तो न्यूट्रिएंट्स नहीं आ रहे हैं, तो कोशिका के अंदर में ही जो कोने-कोने में पड़ी हुई चीजें हैं जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये कैसे है? जंग की सफाई। जो घर में कचरा जमा हो गया, दिवाली में सफाई करते हैं ना, तो वैसे सेल की जो सफाई होती है उसको ऑटोफेजी बोलते हैं, और ये ऑटोफेजी तभी होती है जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की स्टेटस में जाएंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हमारे शरीर के अंदर में हमेशा जमा होते रहते हैं, और खासकर जो तेल वेल खाएंगे आप जरा रिफाइंड ऑयल और तो उससे आप और ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस शरीर के ऊपर डालते हैं। उससे फाइट क्या करती है? विटामिन सी फाइट करती है, एंटीऑक्सीडेंट्स फाइट करते हैं। जब भी आप फास्टिंग के मोड में जाते हैं तो आपके शरीर में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कम हो जाती हैं, तो इसका भी बेनिफिट है। अभी आप में से कुछ लोग के दिमाग में सवाल चल रहा होगा बहुत देर से कि अभी तक तो धर्म के नाम पे फास्टिंग की बात सुनी थी, लोग बोलते हैं फास्टिंग कर लो। अभी क्या फास्टिंग सबको करना चाहिए? तो देखिए कुछ छोटे-छोटे गाइडलाइंस देना चाहूँगा, साथ में भी बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन के लिए दवाई खा रहे हैं और आप डॉक्टरी सलाह के अंदर में हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए, इसको शुरुआत करने के पहले। बट फास्टिंग किसको नहीं करना चाहिए, बहुत क्लियर हूँ मैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। जिनकी वजन कम है, पहले से अंडरवेट हैं, जिनकी बीएमआई कम होती है, जिनको भूख नहीं लगती है, उनको फास्टिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 70 के ऊपर चली गई है, आपको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं कि हाँ, पहले जितना खाते उससे थोड़ा कम खाएँ, क्योंकि उस समय आपके शरीर को और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि एफिशिएंसी बॉडी की कम होती जा रही है। हालाँकि 70 अभी के लिए बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। अभी नॉर्मली लोग 80-90 साल तो आराम से निकल जाते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि 130 साल का टारगेट है, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे आस-पास में आपको 90 साल के लोग आराम से अच्छे से अपनी जीवन यापन करते मिल जाएँगे। अगर आपको लिवर या किडनी से रिलेटेड कोई डिसीज़ है, तो भी फास्टिंग की सलाह नहीं देते हैं। अगर आप बीमार हैं, तो फास्टिंग ना करें। अगर आपकी ब्लड प्रेशर कम रहती है, तो भी आपको फास्टिंग नहीं करना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर वालों को फास्टिंग अवॉइड करनी है। अगर आप किसी तरह का कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, आप खिलाड़ी हैं और दौड़ना है, उसके दौरान फास्टिंग ना करें। अ, खेलने के समय फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। हालाँकि अगर आप जिम जाते हैं और बहुत एक्सटेंसिव जिम नहीं करते हैं, तो या फिर वॉक करते हैं, तो क्या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रह के सुबह में वॉकिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रह के आप क्या जिम जाके कर सकते हैं सुबह? कर सकते हैं आप। आपको और ज़्यादा बेनिफिट दिखेंगे, आपके जो वेट पे है, गेन है, उसके ऊपर में ज़्यादा असर अच्छा दिखेगा आपको। बट ये खुद से आपको करके देखना है कि कितना योर बॉडी इज़ एबल टू टॉलरेट। कैन आई स्किप ब्रेकफास्ट? इज़ अ कॉमन क्वेश्चन। अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे कि क्या ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं क्या? और एक साथ में ये भी बताते हैं कि सर ब्रेकफास्ट तो मीन्स दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है। तो मैं पूछता हूँ ये किसने बोला कि जो नाश्ता है सुबह का वो सबसे इम्पोर्टेंट मील है? तो ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आई? ये कॉन्सेप्ट और ये जो स्लोगन ही दिया था जॉन हार्वी केलॉग ने, जिनके नाम पे केलॉग यूनिवर्सिटी भी बनी है। ये केलॉग साहब कौन है? वही जो सीरियल बनाते थे। तो उन्होंने जो नारा दे दिया है, बाद में धीरे-धीरे फैक्ट हो गया। डॉक्टर वॉक्टर सब इसको मानने लग गए कि आदमी को तो ब्रेकफास्ट बिल्कुल करना ही चाहिए। और आप अपने आजू-बाजू घूम के देख लीजिए, बहुत सारे स्वस्थ लोग आपको मिल जाएँगे, जिन्होंने कभी ब्रेकफ़ास्ट करने का चलन ही नहीं रखा। मैं अपने खुद के नाना जी की बात कर सकता हूँ। अभी मेरी धर्मपत्नी है, उनके चाचा हैं एक, ज़िंदगी में कभी उन्होंने ब्रेकफ़ास्ट ही नहीं किया। अभी भी उनके बाल 70 को हो ही गए होंगे, बाल काले हैं, कोई बीमारी नहीं है और बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। और तो ब्रेकफ़ास्ट क्या अवॉइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक 16 घंटे का विंडो अगर आपको कैच करना है फास्टिंग के लिए, यू शुड ट्राई दैट। क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो इस तरह के फास्टिंग की बेनिफिट देती हैं? तो हाँ, देखिए 1-2 दवाइयाँ हैं जिनकी रिसर्च चल रही है। मेटफॉर्मिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि डायबिटीज़ में दी जाती है। तो मेटफॉर्मिन चूहों में देने पे देखा गया कि मेटफॉर्मिन जिन चूहों को दिया है उनकी एज लॉन्जेविटी बढ़ गई, उनकी उम्र बढ़ गई। अब उसके पीछे क्या एग्ज़ैक्ट साइंस है वो नहीं पता चल रही है, लेकिन बहुत सारे बायो हैकर्स हैं जो खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो मेटफॉर्मिन खाते हैं। हालाँकि उस दिन नहीं खाते हैं जिस दिन उनको एक्सरसाइज़ करनी होती है। तो जिस दिन एक्सरसाइज़ नहीं की उस दिन 1 टैबलेट मेटफॉर्मिन की खा ली। अ, रापामाइसिन एक केमिकल है जिसका भी एज के ऊपर में इम्पोर्टेंट असर देखा गया है, ये रेड वाइन में होती है। तो कुछ लोग बोलते हैं ना रेड वाइन पीने वाले ज़्यादा बूढ़े नहीं होते, उसमें रापामाइसिन होती है। क्या चीज़ें हैं कि मैं ब्रेकफ़ास्ट मान लीजिए अगर ब्रेकफ़ास्ट नहीं अवॉइड कर रहा हूँ, तो क्या चीज़ें खाऊँ
जिससे मेरा, या फिर पीऊँ कि ब्रेकफ़ास्ट नहीं टूटे? क्या कॉफ़ी पीने से मेरा ब्रेकफ़ास्ट टूट जाएगा? देखिए, आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, आप ग्रीन टी पी सकते हैं, लेकिन उसमें शक्कर नहीं डालनी है। शक्कर डालेंगे तो कैलोरी आ गई, ग्लूकोज़ आ गई, तो आपकी फ़ास्ट टूट जाएगी। उसके बाद बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे मिताहार की बात हमने की थी, माइंडफुल ईटिंग, खाने के समय में डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। टीवी देखते हुए खाना आप अक्सर ज़्यादा खा जाएँगे, दोस्तों के साथ बातचीत करने में आप ज़्यादा खा जाएँगे। पोर्शन कंट्रोल, घर में जो प्लेट है वो कितनी बड़ी प्लेट में खाना आता है। अगर प्लेट की साइज़ ही बहुत बड़ी है, तो खाना ऑटोमैटिकली ज़्यादा उसमें सर्व हो जाएगा। तो छोटी साइज़ का प्लेट रखना भी इम्पोर्टेंट है। इवन प्लेट का कलर चेंज करने के ऊपर भी खाने का असर होता है कि व्हाइट प्लेट पे खाना ज़्यादा दिखेगा आपको, कुछ भी रखा होगा तो, और ज़्यादा कलर्ड प्लेट रहेगा तो उसमें कम दिखेगा। तो ये सब थोड़ी-थोड़ी चीज़ें थी जिसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते थे। यहाँ तक कि गीता में भी फास्टिंग के ऊपर में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, और जैसा हमने आज आपको बताया कि महाभारत में तो भीष्म ने बोला है कि इंसान के लिए सबसे बड़ा जो पेनैंस है, वो फास्टिंग से बढ़कर और कुछ नहीं होता। पापा लिख रहे हैं, लेकिन भांग रोज़ खाते थे और बाबा भी खाते थे भांग और अंत तक बाल काला था। अच्छा, तो देखिए पापा, भांग को कैनाबिनॉइड बोला गया है, और इंसान के शरीर में कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर पे खाली भांग ही काम नहीं करता है। आप बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं। हालाँकि कैनाबिनॉइड रिसेप्टर भांग का भूख से रिलेशन है। अ, बहुत सारे उसके टॉपिक पे कभी जाएँगे तो और डिटेल में बात करेंगे कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी देखे गए हैं, खासकर अ, पेन में, और कई सारे तो स्टेट हैं पापा, कैलिफोर्निया और बाकी, जहाँ पे भांग को लीगल किया हुआ है यूएसए में, और उसको आप कंज़्यूम कर सकते हैं। इनफैक्ट वो चॉकलेट में और बाकी चीज़ों में भी मिल के आती है। अ, चाय, कॉफ़ी सब में मिलाकर करते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है ये साइंस, जो एजिंग की साइंस है। अगर आपको अपने धर्म में देखना है तो तप, तपस्या, साधु, संत देख लें, खाने से उनका बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता है। खाने को एकदम कि हर 2 घंटे में कुछ खाना चाहिए, ये सब जो कॉन्सेप्ट बीच में आ गई, धीरे-धीरे इंडस्ट्री ड्रिवन कॉन्सेप्ट आ गई। स्नैकिंग का कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ था नहीं हमारे यहाँ। अभी आप पहले देखें, बस 200 साल पहले चले जाएँ तो एक जो खाने का पीरियड था, खाली 200 साल पहले जब बिजली नहीं थी और सबको तेल की सुविधा नहीं थी, तो लोग आराम से 7 बजे तक खा के सब सो जाते थे, कि अमीर से अमीर घर में भी हर जगह दिया नहीं जलता था। तो वो सब पैटर्न बहुत सॉलिडली चेंज हुई हमारी लाइफ में। अभी हम 12 बजे रात को खाना खाते हैं, ब्राइट लाइट में रहते हैं, उससे भी हमारे सर्काडियन रिदम पे और बाकी चीज़ों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक। अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ सवाल हैं, तो ज़रूर पूछें। मेरे अनुभव से मैं आपको तुरंत बताऊँगा। पापा बोले, विजय बाबू आपके चचेरे ससुर जी। जी, बिल्कुल उनकी ही बात हो रही है। राजीव कुमार जी पूछ रहे हैं, मेटफॉर्मिन सेफ फॉर हेल्दी पीपल? देखिए, आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मैं लिंक शेयर करूँगा। डेविड सिंक्लेयर हैं, डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर, वो प्रोपेगेट करते हैं। हालाँकि आज जो मैं जिस आर्टिकल से रेफरेंस लेके ये बातें कर रहा था, उसमें भी मेटफॉर्मिन के ऊपर भी डिटेल है। तो मेटफॉर्मिन तो अभी काफ़ी सेफ है, माना गया है। अभी मोर दैन 10 इयर्स ऑफ यूसेज, वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रग्स अवेलेबल, तो नॉर्मल इंसान के लिए भी ठीक-ठाक है। हालाँकि जो हाइपोग्लाइसेमिक हैं, उनको थोड़ा कंसर्न होगा, देखना होगा। अब कुछ लोगों ने ये भी पूछा मेरे से, मैं तो डायबिटिक हूँ, क्या मैं फास्टिंग कर सकता हूँ क्या? तो मैंने रिसर्च करके देखी, तो डायबिटिक जो लोग हैं, वो भी धीरे-धीरे खुद को स्लोली करें, तो उनकी इंसुलिन डिपेंडेंस कम हो जाती है। इंसुलिन, देखिए, जभी भी आप कुछ कार्बोहाइड्रेट खाएँगे, आपकी बॉडी इंसुलिन चाहिए उसको, और इंसुलिन रहने पे ही आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को फैट में कन्वर्ट करती है। तो अगर अगर आप कार्ब्स को कम कर रहे हैं और कम खाना खा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स कम हो जाएँगे। ऑटोमेटिकली आपकी जो ओबेसिटी की जो इश्यू है, वो कम हो जाएगी। तो ये सब एक इंटर रिलेटेड है। थोड़ा खुद भी प्रैक्टिस करें, रिसर्च करें, और भी चीज़ें पता चलेंगी। तो थैंक यू सो मच, जो भी आज जॉइन हुए हैं। थैंक यू विकी, उम्मीद है आपको कुछ नई जानकारी मिली आज। देव मिश्रा जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हम खाली लॉन्गर लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम हेल्थ स्पैन की बात कर रहे हैं। और थैंक यू हर्षल फॉर जॉइनिंग, पुष्कर जी, थैंक यू सो मच, राजीव जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। देव मिश्रा जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग की मैं रिकमेंडेशन देता हूँ, खुद ही कर रहा हूँ। अभी तो 2 साल होने को आए, तो काफ़ी सेफ है, कुछ नहीं होता है। कुछ वेट लॉस नहीं हुआ मेरा। जो एक एवरेज मेंटेन है वही चल रही है।
थैंक यू सो मच ध्रुव ज्योति, एंड आई एम ग्लैड इट्स वर्किंग फॉर यू। थैंक यू राकेश शर्मा जी कि आपने 15 किलो वजन कम कर लिया। थैंक यू हर्षल फॉर योर कमेंट ऑन जैनिज्म एंड द फास्टिंग। थैंक यू चंचल, थैंक यू पापा, थैंक यू राजीव जी। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाई वी हैव टू टेक मेटफॉर्मिन? इट्स नॉट कंपल्सरी टू टेक मेटफॉर्मिन। जो लोग अपनी लॉन्जेविटी को बढ़ाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कुछ ऐसे एक्सरसाइज के साथ भी, तो मेटफॉर्मिन क्या करती है आपके शरीर में, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को कम करेगी। तो ऐसे ही आपके शरीर में बहुत ज्यादा ग्लूकोज पहले से है, जो कि कन्वर्ट होके फैट बन गई है, जमा हो गई है। और जब तक आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम नहीं जाएंगे, तब तक वो जो स्टोर्ड फैट है उससे ग्लूकोज बनने की चालू ही नहीं होगी। तो मेटफॉर्मिन उस जो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, तो कीटोसिस ट्रिगर होती है थोड़ी। इसके लिए कुछ लोग मेटफॉर्मिन लेते हैं। क्या एक हेल्दी इंसान को मेटफॉर्मिन ऐसे लेना चाहिए? नहीं, पहले तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, करके देखें उसको। कोई दवाई लेने की जल्दी जरूरत नहीं है। All right, thank you so much all of you for joining, and that's our topic for the day. उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। We'll catch up with another interesting topic next week. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मिलिए, रहिए, और गणपति बप्पा मोरया। अगले वीक मिलते हैं फिर आपसे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।